प्रतिरोध का स्वर अगस्त 2024। शीर्षक केंद्रीय बजट 2024 से 25 पर इफ्टू का बयान। मुख्य पाठ। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को वर्ष 2024 से 25 के लिए इस एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया है। बजट से स्पष्ट है कि मोदी की एनडीए सरकार पिछली दो मोदी सरकारों की मजदूर विरोधी कॉरपोरेट परस्त नीति को पूरी तरह से जारी रखने जा रही है, जबकि भारत का मजदूर वर्ग मूल्य वृद्धि, अस्थायी व कम वेतन वाली नौकरियों और बेरोजगारी के बोझ तले दबा है। बजट ने कॉरपोरेट को प्रत्यक्ष कर राहत और सभी प्रकार के समर्थन की पेशकश की है, वह भी बेरोजगारी से निपटने के नाम पर। बजट में विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 40 से घटाकर 35% करने की घोषणा की गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों को सरल बनाया जाएगा। 2012 से स्टार्टअप पर लगाया जाने वाला एंजेल टैक्स वापस ले लिया गया है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि केंद्र सरकार साम्राज्यवादी पूंजी को आमंत्रित करने के लिए लाल कालीन बिछाना चाहती है। यह सब एनडीए सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद की पहली घोषणा 100 दिनों के भीतर अर्थात सितंबर 2024 के अंत तक मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड को लागू करने के साथ जुड़ा हुआ है। ये कोड भारत के मजदूरों के शोषण को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कॉरपोरेट की मांगों को पूरा करती है। 2014 से 2024 के बीच कॉरपोरेट परस्त नीतियों के कारण कॉरपोरेट टैक्स से राजस्व 4.28 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 10.2 लाख करोड़ रुपए हो गया, लेकिन आयकर से कर राजस्व 2.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 11.8 लाख करोड़ रुपए हो गया है, यानी आयकर से राजस्व कॉरपोरेट कर से राजस्व से अधिक हो गया। इसी अवधि में सकल कर राजस्व जीटीआर में कॉरपोरेट टैक्स का प्रतिशत 34.5 से घटकर 26.6% हो गया, जबकि जीटीआर के प्रतिशत के रूप में आयकर से राजस्व 20.8 से बढ़कर 30.9% हो गया है। माना जा रहा था कि 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में रियायत से निवेश और नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन इससे केवल राजस्व का नुकसान हुआ, कोई नौकरियां पैदा नहीं हुईं। कॉरपोरेट के लिए सार्वजनिक धन से अधिक सहायता युवाओं को लुभाने के उद्देश्य से की गई बड़ी घोषणा में छिपी हुई है। 21 वर्ष से 24 वर्ष की आयु के बीच के 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 वर्षों में 500 बड़ी कंपनियों में 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षु के रूप में रखा जाएगा। उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह और 6,000 रुपये एकमुश्त नकद भुगतान किया जाएगा। कंपनियां प्रशिक्षण के लिए भुगतान करेंगी और इस वेतन का 10% सीएसआर फंड के माध्यम से देंगी। यह कॉरपोरेट के लिए क्या बढ़िया उपहार है। कौन नहीं जानता कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े व्यावसायिक घरानों की कंपनियों में प्रशिक्षुओं को बाकी कार्यबल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कराकर प्रशिक्षित किया जाता है या निम्न दर्जे के काम में धकेल दिया जाता है, और देश के किसी भी राज्य में तय न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन पर 1 वर्ष के मजदूर, और यह वेतन भी सार्वजनिक धन और सीएसआर फंड, जो सामुदायिक कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए, से भुगतान किया जाना है। यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अप्रेंटिस एक्ट को कमजोर कर दिया गया था और कोई भी कंपनी निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं है। उन युवा मजदूरों के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है जो बेरोजगार है और केवल इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ 30 से कम उम्र में सड़कों पर है। स्किल इंडिया भी समान परिणाम देता है, लेकिन कम से कम मजदूरों की मुफ्त आपूर्ति नहीं करता है। स्पष्ट है कि यह सार्वजनिक लागत पर 1 करोड़ युवा मजदूरों को आधुनिक गुलाम के रूप में शोषण के लिए 500 बड़े व्यापारिक घरानों को आपूर्ति करने की योजना है। पिछले वर्षों में बुनियादी ढांचे पर, ज्यादातर पीपीपी मोड में, सरकारी खर्च पर जोर दिया गया है। यह कॉरपोरेट और बड़ी निर्माण कंपनियों को सरकारी खर्चे से बड़े पैमाने पर गारंटीकृत लाभ कमाने देता है। इस क्षेत्र में अधिकांश नौकरियां ठेकेदारी में, कम वेतन वाली और बिना किसी सुरक्षा प्रावधान वाली है। ईएलआई योजनाएं। वित्त मंत्री ने ईपीएफओ, प्रोविडेंट फंड,
से संबंधित 3 ELI रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं पेश की है और दावा किया है कि यह नौकरियां पैदा करने के लिए सरकार का प्रयास है। प्रोत्साहन वास्तव में नियोक्ताओं और EPFO के लिए है। योजनाएं केवल 2 वर्ष के लिए है। ये योजनाएं औपचारिक नौकरियों में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों, विनिर्माण क्षेत्र में मजदूरों और अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए है। एक योजना में जो औपचारिक क्षेत्र में पहली बार काम करने वालों के लिए है, सरकार औपचारिक क्षेत्र की नौकरी में नए प्रवेशकर्ता को 1 महीने का वेतन 3 किश्तों में देगी, जो अधिकतम रु. 15,000 होगा और न्यूनतम 1 वर्ष की नौकरी होगी। वेतन पात्रता 1 लाख प्रतिमाह तक है। यदि नौकरी पहले वर्ष में समाप्त हो जाती है, तो नियोक्ता द्वारा सब्सिडी वापस कर दी जाएगी। दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार नौकरियों के लिए है। इसमें सरकार उन मालिकों को सब्सिडी देगी जो 3 साल के लिए EPFO के साथ पंजीकृत है और जो एक नए कर्मचारी को रोजगार देते हैं। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को EPF भुगतान के माध्यम से 4 साल के लिए 8 से 24% की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तीसरी योजना में जो सभी क्षेत्रों पर लागू है, सरकार द्वारा प्रति माह 1 लाख तक वेतन पाने वाले प्रत्येक नए कर्मचारी के EPFO में योगदान के लिए 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। स्पष्ट रूप श्रम के औपचारिकीकरण का प्रयास है, ताकि सरकार इस आधार पर बेरोजगारी में कमी का दावा कर सके। इसके लिए नियोक्ताओं को कर्मचारियों का PF जमा करने में पड़ने वाले बोझ के लिए सार्वजनिक कोष से पैसा देने की पेशकश की जा रही है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र, PSU और बड़ी कंपनियों के स्थायी कर्मचारियों को आयकर में बड़ी राहत का दावा किया है, लेकिन कट ऑफ 3 लाख प्रति वर्ष बनी हुई है और कुछ स्लैब बनाकर कर्मचारियों पर लागू आयकर दरों में बदलाव भी मामूली है। MSME, मध्यम, लघु, कुटीर उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा प्रदाता है और GST, नोटबंदी और लॉकडाउन की 3 बड़ी मार के बाद गहरे संकट में है। उन्हें कॉरपोरेट से बचाने की जरूरत है, खासकर बाजारों के संबंध में। लेकिन बजट ने केवल उन्हें और अधिक कर्ज की पेशकश की है। IFTU राष्ट्रीय कमेटी मजदूर वर्ग से इस कॉरपोरेट समर्थक मजदूर विरोधी बजट के खिलाफ लामबंद होने का आह्वान करती है। 4 लेबर कोड को निरस्त करने की मांग को लेकर संघर्ष तेज करें। लेबर कोड लागू करने के लिए नियम बनाने के खिलाफ राज्य सरकारों को मजबूर करने और विपक्षी शासक वर्ग दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों पर 4 लेबर कोड को निरस्त करने की मांग करने और दबाव बनाने के लिए राज्यों में संघर्ष का निर्माण करें। इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस IFTU की राष्ट्रीय कमेटी की ओर से अध्यक्ष अपर्णा तथा महासचिव T. श्रीनिवास द्वारा 26 जुलाई 2024 को जारी बयान का संक्षिप्त अनुवाद।